नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर। मदुरै में भाजपा कोर कमेटी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी से की मुलाकात। दोनों ने भारत ब्रिटेन एफटीए के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के अवसरों पर की चर्चा। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित। वहीं सिक्किम में राहत एवं बचाव अभियान जारी। ट्रंप और मस्क के बीच आर पार की लड़ाई के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मस्क के साथ रिश्ता हुआ खत्म। डेमोक्रेट्स को फंड देने पर गंभीर परिणाम की दी चेतावनी। और अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की आरियाना साबालेंका को हराकर जीता विमेंस सिंगल्स खिताब। वहीं पुरुष एकल में आज यानिक सिनर और गत विजेता कार्लोस अल्कराज होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणी तमिलनाडु भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे मदुरै स्थित ओथाकदाई में राज्य, जिला और मंडल स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से मिलने को उत्सुक हूं। शनिवार देर शाम को अमित शाह मदुरै पहुंचे। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह का ये दौरा तमिलनाडु में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ओथाकदाई में होने वाली बैठक में पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके दौरे से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी को बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। अमित शाह के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। शिवराज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों के साथ संवाद करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ था, जो 12 जून तक चलेगा। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 राज्यों का दौरा करेंगे। एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम के मंत्र के साथ कृषि मंत्रालय और भारतीय अनुसंधान परिषद की अनूठी पहल किसानों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। प्रतिदिन लाखों किसान वैज्ञानिकों से सार्थक संवाद कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने एक्स पर बताया कि दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन एफटीए को अंतिम रूप देने में किए गए कार्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की। इससे दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को और मजबूती देने के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाली सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज स्वदेश वापसी होगी। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधिमंडल 6 देश की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहा है। इससे पहले कल प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के बर्लिन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम की जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में एमजे अकबर और राजदूत सरन के अलावा सांसद पुरेंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह, सामिक भट्टाचार्य, एम थम्मेदुरई शामिल हैं। और अब बात नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। देखते हैं उनसे जुड़ी कुछ खबरें।
भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 11 वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है। बीते 11 वर्षों में नारी सशक्तिकरण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही महिलाओं के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ योजनाओं का आरंभ नहीं था, बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रारंभ था। देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित और समान अवसरों से युक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल कौशल से लेकर रक्षा, राजनीति और स्टेम में प्रतिनिधित्व तक इन 11 वर्षों ने करोड़ों महिलाओं के लिए अवसर, सम्मान और नेतृत्व के नए द्वार खोले हैं। 2015 में हरियाणा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लिंगानुपात को सुधारने और समाज में बालिकाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने का काम किया। आज न सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को गति दी है। बीते 11 वर्षों में लाखों महिलाओं ने छोटे और मझोले उद्योग स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि वो अपने समुदायों में प्रेरणा स्रोत भी बनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे उन्हें पहली बार वित्तीय दुनिया से सीधा जुड़ाव मिला। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन, सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच और स्वरोजगार के डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में मदद की है। पहली बार महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नौसेना और वायुसेना में भी महिला अधिकारी आज युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही हैं। राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। ये भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता में महिलाओं के योगदान का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कॉलरशिप योजनाओं ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और शोध संस्थानों में आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रवेश ले रही हैं। साथ ही निजी और सरकारी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से निजात मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और निर्भया फंड जैसी पहलों ने महिलाओं के लिए सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। पिछले एक दशक में सामाजिक सोच में भी बदलाव आया है। अब महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित न रखकर देश की भागीदारी में बराबर का हकदार समझा जाने लगा है। मीडिया, खेल, फिल्मों और व्यवसायों में महिलाओं ने नए आयाम गढ़े हैं। PV सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों ने भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच कि यदि नारी को अवसर मिले तो वो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, आज भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और जोगानी री इन्फोर्समेंट के निदेशक महेश जोगानी मोदी सरकार के पिछले 11 साल में किए गए कार्यों से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि पिछले 11 साल में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन जैसी योजनाओं ने उद्योग जगत में आशा और उम्मीद का संचार किया है। क्या बदला है पिछले 11 सालों में? बहुत कुछ, शायद सब कुछ। आज कंप्यूटर की एक क्लिक पे हम लोग पूरे भारत में काम कर पा रहे हैं। जीएसटी ने हमें स्टेट प्लेयर से नेशनल प्लेयर बना दिया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मोदी साहब ने जो एसएमई को मंत्र दिया, उसने पूरा कार्यशैली को परिवर्तित कर दिया। आज मिशन मोड पे काम करने वाली गवर्नमेंट की स्कीम, जेम पोर्टल, उद्यम, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पूरा एक माहौल, एक ऊर्जा बन चुकी है इंडस्ट्री के अंदर। भारत सरकार ने जो नेशनल टेक्सटाइल मिशन आप देख लीजिए, पीएलआई स्कीम देख लीजिए, ये सब हमें मजबूत करती है एज अ एक्सपोर्ट प्लेयर। और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी विमल कुमार ने पिछले 11 साल में मोदी सरकार के द्वारा खेलों के विकास के लिए दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने पीएम मोदी के काम पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है। विमल कुमार ने कहा कि सही नीति के जरिए 2036 तक देश स्पोर्ट पावर हाउस बन सकता है। I'm truly encouraged by the way our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has supported and elevated the status of sports in India over the past 11 years. The vision to bid for the 2036 Olympic Games, hosting the Olympics, must go hand in hand with building strong medal-winning ecosystem. For this, India needs, sir, sustained investment. With the right policies and the leadership of credible sports administrators, India can emerge as a true sporting powerhouse by 2036. With your continued commitment and visionary leadership, sir, I'm confident that India can achieve this dream and inspire a generation of future champions. और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा देश भर में साफ देखा जा सकता है। इसी क्रम में बिहार के दूर दराज में रहने वाले गरीबों को भी इस योजना का भरपूर फायदा मिल रहा है। बिहार के नालंदा में भी लोग एबीडीएम के प्रति काफी सजग दिखाई दिए। जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलाव का जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना ने। पटना में भी काफ़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाते हुए अपना इलाज कराया है। उन्हीं में से एक हैं आनंद कुमार, जिनकी माताजी ने इस योजना का लाभ उठाया। आनंद, क्या हुआ था माताजी को? और माताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वहाँ से हम लोग लेके आए पटना एम्स में। तो यहाँ पे लगभग 4,94,000 रुपये का खर्चा बताया था।
तो हमने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया, तो हमको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तब आप क्या करते? आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो मम्मी नहीं होती और इलाज नहीं होता, या तो गांव में ज़मीन बेचना पड़ता या कहीं से उधारी ब्याज लेना पड़ता। हमारे साथ धानु चौहान हैं जिन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया है। क्या हुआ था धानु जी आपके बेटे को? मेरा बेटा को हुआ था वाल में मतलब खून का रुकावट हो गया था, उसी का ऑपरेशन हुआ है। तो किस तरह से आपकी मदद हो पाई आयुष्मान कार्ड से? आयुष्मान कार्ड से पूरा मदद हो रहा है। क्या क्या आपको पैसा देना पड़ा? नहीं, ये को पैसा नहीं देना पड़ा, फ्री दवा हो रहा है। हम चाहेंगे कि जितना गरीब आदमी हो बनवा ले, फायदेमंद है, फायदा है इससे। मेरी बच्ची एडमिट है। क्या हुआ है? पटना एम्स में। क्या हुआ? ब्लड कैंसर। तो कितना खर्चा बताया है डॉक्टर? वो शुरुआत में 2023 में हमने आए थे तो डॉक्टर बताए थे कि 7-8 लाख रुपए खर्चा होगा। तो हमारा तो दिमाग शॉर्ट कर गया था कि इतना पैसा हम लाए हैं कहाँ से। ठीक है, लेकिन फिर बताएं कि जब भर्ती करवाएं तो फिर बताएं कि से ठीक है, हो जाएगा। किस तरह होगा? तो कहीं कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हो जाएगा और फिर सीएम फंड मिलता है मिला करके, बाकी फिर सोचे कि हम भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे तो हो जाएगा। 2023 में यहाँ आए थे बच्ची को लेकर के, तो कोई सीनियर मैम थे, वही बताए थे कि ये वाला पेपर लेकर के चले जाओ आयुष्मान काउंटर पर 10-11 पर से। पहले 2 ही काउंटर था आयुष्मान काउंटर, अब 3 काउंटर हो गया है। तो मानते हैं आयुष्मान कार्ड बहुत लाभदायक है? आयुष्मान काउंटर से बहुत मैंने आयुष्मान कार्ड से बहुत आदमी को जान बच रहा है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो कोई आदमी बच नहीं पाता, मैंने 75%। और ढेर सारा पैसा वाला भी आदमी जो है वो आयुष्मान कार्ड के लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो लगातार आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने परिवारों में लोगों का इलाज करा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत वरदान साबित हो रही है जो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने में असमर्थ थे पूरी तरह से। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, पटना। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। बात करें असम की तो यहाँ भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकांश जिलों में बारिश में कमी आई, जिससे कुछ प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। असम के 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव में जुटी हैं। अब तक हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को बंद कर दिया गया है। शनिवार रात 11:45 से लेकर 5 दिनों के लिए यह आदेश दिया गया है। इनमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोबल और साथ में बिष्णुपुर और काकचिंग शामिल हैं। दरअसल ये आदेश शनिवार रात मैतेई संगठन के नेता आरामबाई टेंगोल की गिरफ्तारी के बाद इम्फाल में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया गया है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ संदेश, तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर सकते हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हो सकती है। जारी आदेश में कहा गया है कि ये फैसला आपात स्थिति में बिना पूर्व सूचना के लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या उकसावे को रोका जा सके। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का अभियान बहुत तेजी से जारी है। बीते 3 दिन में भी 7 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल अभियान में शामिल अधिकारियों से मुलाकात की, तो बचे कुचे नक्सली इलाकों को भी नक्सल मुक्त करने पर बात हुई है। बीते 1 साल में ही 403 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, तो नक्सलियों के बड़े बड़े गढ़ों को उनके प्रभाव से मुक्त करा लिया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीजापुर नेशनल पार्क मुठभेड़ में 3 दिनों में 7 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 5 जून को केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम मारा गया। उसके बाद 6 जून को तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर भास्कर को ढेर किया गया। 6 जून की शाम को मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। 7 जून शनिवार को 2 और नक्सली ढेर हुए। मुठभेड़ में कुल 7 नक्सलियों की मौत हुई है। सभी 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 नक्सलियों की पहचान हो गई है। 5 नक्सलियों की शनाख्त अभी बाकी है।
इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन अभियानों की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। इन अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूंगा। मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। नक्सल मुक्त देश बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने का भरोसा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने भी दिलाया है। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, नक्सल आंदोलन समाप्ति की ओर है और अमित शाह जी ने तारीख भी तय कर दी है कि 2026 को नक्सलवाद हिंदुस्तान में समाप्त होगा। तो अब पुलिस फोर्स भी पूरी मनोयोग से ताकत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप से सफलता 100% मिलेगी। नक्सलवाद के साथ लड़ाई में लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और इसके लिए हम अपने जवानों को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, उनके साहस को हम नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो ठाना है अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को न्यूट्रलाइज करने का, उनका ये संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। वर्ष 2024-25 की अवधि में अब तक बस्तर रेंज में माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ों में 403 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बल मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ग्रामीण भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना का अब ग्रामीण भी बदलाव की मिसाल बन रहे हैं। पुणे जिले के जुन्नर तालुका के बोरी गांव की महिला किसान पुष्पा अमोल कोडे इस योजना की पहली ड्रोन दीदी बनी हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है ड्रोन दीदी योजना, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को ड्रोन ऑपरेटर बनाकर खेती में आधुनिकता लाना। महाराष्ट्र में पुणे के समीप बोरी गांव की पुष्पा अमोल कोडे आज इस योजना की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है। पारंपरिक खेती करने वाले परिवार में जन्मी पुष्पा खेती में बचपन से ही रुचि रखती थी। उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर क्रांति ज्योति महिला बचत गट के जरिए कई योजनाएं शुरू की और करीब 10 साल तक सरपंच के तौर पर भी काम किया। 2024 में पुष्पा को ड्रोन दीदी योजना की जानकारी मिली। उन्होंने पुणे के नारायण गांव के कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लिया और पुणे की द्रोणाचार्य अकादमी से ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। खास बात यह कि उन्होंने खुद का ड्रोन खरीदा और किसानों को सस्ती दरों में सेवाएं देनी शुरू कर दी। जो छोटे छोटे पंप है ना, उसके लिए बहुत से लोग अब बीमार हो गए, क्योंकि वो 30 kg का वेट बैकबोन के ऊपर लेना और चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये बहुत आराम से काम होता है। इसमें क्या है, औषध भी बचता है, मेडिसिन, और हमारा काम जल्दी होता है। अब तक पुष्पा करीब 500 हेक्टेयर जमीन पर ड्रोन से छिड़काव कर चुकी हैं। उनके पति अमोल कोरडे का बायो एनर्जी प्रोजेक्ट भी इसी से जुड़ा है, जिसमें गन्ने का कचरा इस्तेमाल होता है। बदले में वे उन किसानों को मुफ्त में स्प्रे की सेवाएं देती हैं। मोदी जी का जो संकल्पना थी ड्रोन दीदी का, मुझे वो हमारे यहाँ नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र में उसकी मुझे जानकारी मिली। वहीं से मैंने जानकारी लेने के बाद अपना ड्रोन का ट्रेनिंग लिया। मैंने ड्रोन का एक उपक्रम किया और अब आज खुद मैं ड्रोन चलाती हूँ और हर महिला को भी बोलती हूँ कि आप भी इसमें शामिल हो जाए। अवसर मिलने पर निश्चय ही एक महिला न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे समाज को दिशा देती है। ड्रोन दीदी पुष्पा कोरडे इसकी जीती जागती मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिशिर शेलार, डीडी न्यूज।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क से अपने रिश्तों के खत्म होने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को डेमोक्रेट्स को फंड देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने साफ किया कि मस्क के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में टैक्स और स्पेंडिंग बिल पेश किया है, जिसका डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर एलन डेमोक्रेट्स का समर्थन करेंगे तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। वहीं एलन मस्क भी सरकार से हटते ही खुलकर सरकार और ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। एलन इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि अगर वे नहीं होते तो ट्रंप चुनाव ही नहीं जीत पाती। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया 21 जून को इस दिन को मनाएगी। हम भी लगातार आपको योग के फायदे बता रहे हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि मन स्थिति को बेहतर बनाने में योग कितना उपयोगी है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आप देखिए कि किस तरह से ये हो सकता है। फिलहाल मुझे यह इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारा मन कैसा है उस पर निर्धारित करता है हमारा मूड कैसा है। और हमारे शरीर में कुछ सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिनको कहा गया हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन। इनका रिलीज बॉडी में कब कैसे किस तरह से होता है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक विज्ञान है। पर योग में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने मूड को एकदम एलिवेट कर सकते हैं। दो बहुत सरल से काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम करना है अट्टहास। दोनों हाथों को खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए एंड 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? बहुत सरल सा काम है, बट यहाँ खत्म नहीं हो जाता। हाथों को वापस लाइए, आंख बंद, और अब इस हास को अपने ऊपर बरसने दें। दिल खोल करके हंसें ताकि हमारे जीवन में कुछ हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो और हमारा मूड लिफ्ट हो। दूसरा काम करना है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ भारत योग। बहुत सिंपल है। आप सिर्फ शांत भाव से बैठे 3 बार लंबा गहरा सांस लें, ऐसा 3 बार करना, पूरा लंबा गहरा सांस। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में भाव, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद हृदय की इस धड़कन के लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए। और फिर धीरे से आंखों को खोल देंगे। विश्वास कीजिए ये 2 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है और आपके मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर सकता है। ये तो हुए 2 काम। तीसरा काम, योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग योर मूड। तो जब भी आप उदास हों, जब भी आप हताश हों, थोड़ी देर सूर्य की किरणों में अपने आप को ले जा करके रख दीजिए। आप देखेंगे बाकी का काम सूर्य देव कर लेंगे। जब सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है आपका लिफ्ट हो जाता है मूड, और मूड ही नहीं, आपके हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और भोजन में जब भी आप बहुत लो एनर्जी या सैड, अपसेट फील करें, थोड़ा सा कुछ मीठा ले लीजिए। मीठे से हमारा मतलब चीनी या चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं है। गुड़, शक्कर, जैगरी, जैगरी पाउडर, डेट्स या फ्रूट्स, इनसे बना हुआ कोई मीठा, यानी जो नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीट है उससे बनी हुई कोई स्वीट अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बस ये 4 काम कीजिए, आप देखेंगे कि आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता रहेगा, आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।